मीडिया डिक्शनरी के प्रयोजन के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीयुत अंकित तिवारी जी, और जो काम कर रहे हैं वो समाज के लिए अत्यंत उपयोगी और श्रेयस्कर कार्य है। इसके लिए उनको हार्दिक बधाई। मनुष्य के जीवन के उद्देश्य के साथ जब मनुष्य जुड़ता है तब उसके जीवन की सार्थकता और उसका विचार पूर्ण होता है। किसी राष्ट्र का निर्माण अचानक नहीं होता। उस राष्ट्र का निर्माण सामर्थ्यवान, संस्कारवान, चरित्रवान, देशभक्त लोग करते हैं, और ऐसे लोगों के निर्माण की व्यवस्था और प्रक्रिया का नाम शिक्षा है। शिक्षा और संस्कार दोनों एक बात है। जो व्यक्ति शिक्षित है उसे संस्कारित होना चाहिए, और जो व्यक्ति संस्कारित है उसे किसी डिग्री या प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, वह शिक्षित माना ही जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण है, और जब व्यक्ति निर्माण की बात होती है तो यदि शिक्षा अपने उद्देश्य में पूर्ण होने के लक्ष्य के साथ व्यवस्था का हिस्सा बने, लोगों के मस्तिष्क के परिमार्जन के साथ साथ उनके हृदय का भी परिमार्जन करे, और यदि उनके मस्तिष्क के साथ साथ उनका हृदय भी परिमार्जित होता है तो फिर व्यक्ति शिक्षा और अपने जीवन के उद्देश्य दोनों को पूरा करने में एक प्रयोजन और माध्यम बनता है। हमारे जीवन में स्वतंत्रता और संप्रभुता बहुत मायने रखती है, पर उससे भी ज़्यादा मायने यह बात रखती है कि कोई व्यक्ति, कोई समाज और कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को समयोपरि कैसे बनाए रखता है। वही व्यक्ति, वही समाज, वही राष्ट्र अनवरत स्वतंत्र संप्रभु रह सकता है जो शिक्षा और ज्ञान की दृष्टि से स्वतंत्र और संप्रभु हो। और इसी उद्देश्य को लेकर के जब भी कभी, चाहे वे पॉजिटिव फोर्सेस के साथ जुड़ी हुई शक्तियां हों या निगेटिव फोर्सेस के साथ जुड़ी हुई शक्तियां हों, उन्होंने हमेशा शिक्षा को माध्यम बनाया है। जब भारत ने विश्वगुरु का स्थान प्राप्त किया तो वो भी उन्होंने अपने शिक्षा और उस शिक्षा के माध्यम से निर्मित महापुरुषों के माध्यम से ही उसको मिला। परंतु जब भारत पराधीनता की श्रृंखला में आबद्ध हुआ और सैकड़ों वर्ष तक पराधीन रहा, उस समय केवल उसकी राजनीतिक सत्ता उससे दूर नहीं हुई, बल्कि जीवन के अनेक क्षेत्रों में वह दूर दूर तक पिछड़ता चला गया। परंतु यह पराधीनता समयोपरि बनी कैसे रही? जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैकाले ने भारत का जब भ्रमण किया तो वह आश्चर्यचकित रह गया, और जाकर के वहाँ पर उसने एक सुझाव रखा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है। गांव-गांव में शिक्षा की व्यवस्था है, और जब तक यह शिक्षा की व्यवस्था उनकी बनी रहेगी तब तक भारत पर राज्य करना आसान नहीं है। इसलिए मैकाले की शिक्षा पद्धति के माध्यम से भारत के शिक्षा के स्वरूप को बदलने की कोशिश की गई। आज शिक्षा लोगों की प्रायोरिटी नहीं है। शिक्षा रोजगार का माध्यम है, परंतु मैं यह मानता हूं कि अगर व्यक्ति शिक्षित है तो फिर उसे रोजगार की तलाशने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षित वह व्यक्ति है जिसे आप समुद्र में फेंकिए वह अपना मार्ग तलाश लेगा, जंगल में छोड़िए वह अपने लिए मार्ग निर्माण कर लेगा। इसलिए आज शिक्षा में कहीं न कहीं हमें विचार करने की आवश्यकता है कि हम व्यक्ति की पूर्णता का माध्यम शिक्षा को नहीं बना पा रहे हैं। और जब देश की लड़ाई अपने चरमोत्कर्ष पर थी तो प्रत्येक वह व्यक्ति जो आज़ादी की लड़ाई के साथ गहराई से जुड़ा था, इस बात को समझ रहा था कि नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ब्रिटिशर्स टू रिटेन इंडिया एज ए कॉलोनी, इंडिया विल बिकम इंडिपेंडेंट। बस यह बात केवल एक व्यक्ति समझ पाया कि भारत स्वतंत्र तो हो जाएगा, पर वह अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को समयोपरि बनाए रखे, यह उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के उस महापुरुष ने, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने, भारत को शिक्षा और ज्ञान की दृष्टि से स्वतंत्र और संप्रभु बनाने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण किया। आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है
कि होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू एजुकेशन। पर उस महापुरुष ने शिक्षा के होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच का स्वरूप क्या होता है यह लोगों को बताया नहीं, इस मॉडल को खड़ा किया। BHU बिगिंस फ्रॉम नर्सरी एंड गोज टू एनी एक्सटेंट ऑफ हायर एजुकेशन। कोई विषय ऐसा नहीं है जो BHU में नहीं है। यह सर्वविद्या की राजधानी अर्थात शिक्षा का होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड स्वरूप मालवीय जी ने खड़ा किया। यह पहला विश्वविद्यालय था जिसने टेक्नोलॉजी में डिग्री देने की प्रक्रिया शुरू की। इसके पहले विश्वेश्वरैया और रुड़की दोनों सर्टिफिकेट कोर्स चलाते थे। डिग्री लेनी है तो विदेश जाना पड़ता था। ये पहला विश्वविद्यालय है जिसने टेक्नोलॉजी में डिग्री देनी शुरू की। तो हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी पर बिजली तो है ही नहीं, तो बिजली विभाग चलेगा कैसे? तो दोपहर तक अध्यापक पढ़ाते थे और दोपहर बाद कोयला डाल डालकर बिजली बनाते थे और BHU का अपना पावर हाउस है। इसलिए भारत को शिक्षा और ज्ञान की दृष्टि से स्वतंत्र और संप्रभु बनाने की आवश्यकता को उन्होंने समझा और उसके लिए शिक्षा को माध्यम माना। और यह भी आज हम सब लोगों को समझना चाहिए कि आज हमारे समाज में अगर कुछ विसंगतियां और विकृतियां रूप ले रही हैं तो उन विसंगतियों और विकृतियों का कारण भी शिक्षा है और उनका निदान भी शिक्षा ही है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बात कहीं न कहीं कही गई है कि शिक्षा अपने उद्देश्य में पूर्ण तभी होगी जब वह व्हेन एजुकेशन इज रूटेड इन बेसिक वैल्यूज ऑफ द नेशन। और इसलिए शिक्षा को राष्ट्र के जीवन मूल्यों के मूल में प्रतिष्ठित होना चाहिए। कोई भी भूखंड जब उस पर जीव सृष्टि का निर्माण होता है तो उसे देश की संज्ञा मिल जाती है, परंतु वह राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित तब होता है जब वह जीव सृष्टि अपने सिद्धांतों, विचारों और जीवन मूल्यों के साथ प्रतिष्ठित होती है। इसलिए भारत एक राष्ट्र है और उसे राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित रखने के लिए हमें अपने जीवन मूल्यों, सिद्धांतों, विचारों और जिन लोगों ने इन सिद्धांतों, विचारों और जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठित किया और जिन स्थानों पर प्रतिष्ठित किया वे महापुरुष और वे स्थान भी हमारे लिए श्रद्धा और आदर के स्थान जब बनेंगे तो निश्चित तौर पर शिक्षा अपने उद्देश्य के साथ जुड़ेगी और वह उस उद्देश्य को पूरा करेगी। और जो विसंगतियाँ और विकृतियाँ आज हमारे समाज में हैं उनका निराकरण केवल और केवल शिक्षा में और शिक्षा प्रणाली में उस व्यवस्था को लागू करना है जो लोगों के मस्तिष्क के साथ साथ उनके हृदय का भी परिमार्जन कर सके। मैं उदाहरण के लिए एक बात कहना चाहूँगा, नारी सम्मान और सुरक्षा के लिए अनेकों कानून बने हैं, परंतु केवल कानून बनाने से नारियों की सुरक्षा और सम्मान की व्यवस्था क्रियान्वित नहीं होगी। यह तभी होगी जब प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह बात आएगी कि जैसे हमारी बेटी के साथ अगर कोई अनुचित व्यवहार करेगा तो मुझे बुरा लगेगा, तो मुझे भी वह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा बेसिक प्रिंसिपल है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, डोंट डू अनटू अदर्स व्हाट यू डोंट लाइक टू बी डन टू यू। जो बात आपको खराब लगती है वह दूसरों के साथ न करिए। अगर यह शिक्षा के माध्यम से हमारे यहाँ के लोगों का स्वभाव बन जाए तो फिर नारियों का सम्मान, उनकी सुरक्षा अपने आप इस देश में प्रतिष्ठित होगी। और जब शिक्षा लोगों के मस्तिष्क के साथ साथ उनके हृदय का परिमार्जन करेगी तो उनमें सामर्थ्य पैदा होगा, संस्कार निर्माण होगा, चरित्र निर्माण होगा और देशभक्ति भी निर्माण होगी। आज शिक्षा का सबसे मेन उद्देश्य है रोजगार, परंतु मेरा यह मानना है कि अगर शिक्षा अपने उद्देश्य के साथ जुड़ेगी तो वो ऐसे लोगों का निर्माण करेगी जो जॉब सीकर्स नहीं होंगे, वो जॉब क्रिएटर्स होंगे, वे उद्यमशील होंगे, वे उद्यमी होंगे, वे ऐसे उद्यमों की रचना करेंगे क्योंकि नन इज डिवाइड ऑफ मेरिट। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई न कोई विशेष टैलेंट न हो। अगर वह विद्यार्थी अपने टैलेंट को पहचान ले अपने शिक्षकों और गुरुओं के माध्यम से और उस टैलेंट के साथ वो जुड़ करके अपनी शिक्षा को पूरा करे तो फिर निश्चित तौर पर यह शिक्षा रोजगार देने वालों की का सृजन नहीं करेगी, बल्कि रोजगार सृजित करने वाले, रोजगार पैदा करने वाले लोगों का निर्माण करेगी, ऐसा मेरा मानना है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लंबे समय से हमारे समाज के सामने चुनौती के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को सम्मानजनक ढंग से जीने का अवसर मिलना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वह व्यक्ति अपने लिए ऐसे अवसर उस समाज में पा सके। परंतु 500-600 वर्षों के पराधीनता के कालखंड के प्रभाव के कारण
हमारे यहाँ कुछ ऐसी विसंगतियाँ और विकृतियाँ पैदा हुई जो स्वाभाविक भी हैं। परमात्मा की सृष्टि में सर्वांग शुद्ध कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता है, विचार में, व्यवहार में विसंगतियाँ और विकृतियाँ आती हैं। वो हमारे यहाँ भी आई, जिनका परिणाम हुआ कि हमारे यहाँ विसंगतियों और विकृतियों के परिणाम स्वरूप असमानता और गरीबी बढ़ी। शिक्षा का ही प्रभाव था कि बेरोजगारी बढ़ी, और जब बेरोजगारी बढ़ी तो गरीबी बढ़ी, असमानता बढ़ी। आज आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति अपने हुनर के अनुसार अपने कार्य व्यवस्था और उद्यमशीलता के साथ जुड़ सके, तो फिर यह असमानता धीरे धीरे कम होगी और गरीबी भी दूर होगी। इसलिए आज शिक्षा के माध्यम से ऐसे समाज में अवसर खड़े हों कि जिससे समाज में उद्यमशीलता बढ़े। और एक और कारण भी रहा है कि एक तरफ गरीबों की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ कुछ लोग धनी बढ़ते जा रहे हैं। उन धनी लोगों को भी यह विचार कर लेना चाहिए कि ये गरीब लोग ही उनके धनी बनने का माध्यम है, और अगर यही क्षीण हुए, यही कमज़ोर हुए, या इनमें भी विसंगतियाँ और विकृतियाँ आईं, तो फिर उनका भी धनी बने रहना संभव नहीं होगा। इसलिए उनको भी इस विचार को और इस दृष्टि को अपने ध्यान में रखकर इस गरीबी और असमानता में अपना योगदान देना चाहिए, जो अनादिकाल से भारत में उसके दर्शन, दृष्टि और विचार का हिस्सा रहा है। हम अपनी आमदनी का कम से कम 10%, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि परिवार, समाज और संस्था, इनमें एक रिश्ता है। हम कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। हम पैदा हुए, परिवार ने हमें बैठना, खड़े होना, बोलना सिखाया। हमारे अंदर सामर्थ्य है तो हमने परिवार के लिए किया। यही रिश्ता हमारा समाज और देश के साथ है कि हमने लिया है, हमें देना भी चाहिए। जिस परिवार, संस्था और समाज में लोग जितना लेते हैं उसे अधिक वापस करते हैं, वो समाज, परिवार, संस्था आगे बढ़ेगी। और जिसमें लोग केवल लेंगे और देते समय मुंह मोड़ेंगे, वो स्टेगनेट करेगा और डाइल्यूट कर जाएगा। यह बात हमारे लोगों को समझनी चाहिए कि अगर यह असमानता लगातार बढ़ी तो जो कुछ धनी लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, उनका धनी रहना भी संभव नहीं रह पाएगा। इसलिए उनको भी इस दिशा में सोचना चाहिए और हमें उद्यमशील समाज का निर्माण करने के लिए शिक्षा के माध्यम से उद्यमशील जगत की ओर बढ़ना चाहिए। तब यह असमानता, बेरोजगारी खत्म होगी और हमारे लोग अपने उद्यमशीलता के माध्यम से अपने को सामर्थ्यवान बनाएंगे, और फिर यह विषमता और असमानता जो है, यह भी कमज़ोर पड़ेगी।